आज जिस विधानसभा सीट की हम बात करेंगे वो है विभूतिपुर विधानसभा सीट और ये उजियारपुर लोकसभा के अंदर ये विधानसभा सीट आती है, समस्तीपुर जिले में है। फिलहाल तो यहाँ सीपीआईएम का कब्जा है, लेकिन क्या इस सीट का मिजाज ऐसा ही रहा है या फिर कुछ नए समीकरण यहाँ पर बने जिसकी वजह से सीपीआईएम का यहाँ कब्जा रहा है। रंजन जी, विभूतिपुर को अगर स्कैन करते हैं तो क्या रिकॉर्ड रहे हैं, इतिहास क्या कहता है? देखिए, विभूतिपुर को समस्तीपुर का मास्को कहा जा सकता है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस दल का जो है वो दबदबा रहा है। निश्चित तौर पर लेफ्ट पार्टियां यहाँ बेहतर करती रही हैं और खास करके मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है अब तक। और उनके जो रामदेव वर्मा थे उन्होंने कई जीतें जो है यहाँ से हासिल की। इनफैक्ट 6 बार उन्होंने इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है। अब जो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की बात जब हम कर रहे हैं तो उसकी जीत के पीछे जो बड़ी वजहें हैं, तो देखिए, एक तो उसके अपने कैडर वोट जो हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छी संख्या में हैं। और आप जानते हैं कि जो लेफ्ट पार्टी के कैडर होते हैं वो पार्टी के साथ बंधे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो माकपा है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, उसने कैडर वोट का तो लाभ उठाया ही है, साथ ही साथ उसने जो यहाँ के जातीय समीकरण है उसका कैसे अधिकतम अपने हित में प्रयोग किया जाए ये एक्सपेरिमेंट भी किया है और सफलतापूर्वक जो है वो किया है। हालांकि जब 2010 में नए परिसीमन के बाद यहां पर चुनाव होना शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो देखने को मिली और 10 सालों तक जो है उनके पार्टी के यहां पर विधायक रहे लगातार 2 टर्म तक। लेकिन फिर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने वापसी की, उसने 2020 में बाजी पलट दी। दरअसल जब आप विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो यह कुशवाहा बहुल क्षेत्र है और जिधर भी कुशवाहा आपको बल्क में चले जाते हैं जीत उसी पार्टी की हो जाती है, क्योंकि यहां पर कुशवाहा वोटर्स इतनी अच्छी संख्या में हैं कि लगभग तमाम प्रमुख पार्टियां जो है वो आपको कुशवाहा उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में उतारती है। तो ये विभूतिपुर का इतिहास है और वहां का टेक्सचर आप कह लीजिए वो देखने को मिलता है। अब अगर हम विभूतिपुर विधानसभा को ऐसे देखें तो 1967 में यहां पर पहला चुनाव जो है वो हुआ था और तब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के PS मदन ने यहां से जीत हासिल की थी और अब तक यहां पर कुल 14 चुनाव जो हैं वो हो चुके हैं और उन 14 चुनावों में CPIM मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी जिसे माकपा भी कहते हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, उसने 7 बार यहां से सफलता अर्जित की है। CPI को 1 बार जो है कामयाबी मिली है। तो जो 14 चुनाव हुए हैं उसमें 8 बार लेफ्ट पार्टियां ही यहां से चुनाव जीतने में सफल रही हैं। जो JDU है उसको 2 बार यहां से सफलता मिली। कांग्रेस ने भी यहां पर 3 बार जो है कामयाबी हासिल की है। तो SSP को 1 बार जो है इस सीट को जीतने में सफलता मिली। अगर हम व्यक्तिगत बात करें कि सबसे ज्यादा बार किस व्यक्ति ने यहां से चुनाव जीते हैं तो वो हैं कॉमरेड रामदेव वर्मा, जिन्होंने की 6 बार जो है विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। और दूसरे नंबर पर रामबालक कुशवाहा हैं और फिर बंधु महतो हैं, दोनों ने 2-2 बार जो है यहां से सफलता अर्जित की। अब हम क्या करते हैं कि यहां जो आखिरी 3 चुनाव हुए हैं उनके आंकड़ों पर ध्यान देते हैं, उसका एक विश्लेषण करते हैं, उन आंकड़ों को जानकर उसका एक आकलन करते हैं कि आगे क्या कुछ हो सकता है। अगर हम 2010 में बात करें और मैं ऐसे देख रहा हूं कि जो पिछले 3 चुनाव विभूतिपुर में हुए हैं वहां पर सीधी लड़ाई देखने को नहीं मिली है। ट्रायंगुलर फाइट हुई है, मल्टी कॉर्नर फाइट हुई है, क्वाड्रेंगुलर फाइट हुई है, ये चीज विभूतिपुर में देखने को मिली है। 2010
2010 में देखिए यहां से राम बालक सिंह को जेडीयू ने प्रत्याशी बनाया। तब रामदेव वर्मा सिटिंग एमएलए थे और वो फिर से माकपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे। तो यहां से एलजेपी ने रमेश कुमार राय सूरज भान के रिश्तेदार हैं, तो वो भी यहां से उम्मीदवार बने लोजपा के टिकट पर, और एक भोला शाह थे शिवसेना के टिकट पर, वो चुनाव लड़ रहे थे। तो यहां पर जो राम बालक सिंह हैं उनको 46,469 वोट मिले, मतलब कि 38.3% वोट, जबकि रामदेव वर्मा को 34,168 वोट मिले, मतलब कि 28.17% वोट, और रमेश कुमार राय को 23,422 वोट मिले, मतलब कि 19.31% वोट, और भोला शाह को 7,093 वोट मिले, मतलब कि 5.85%। तो इस क्वाड्रेंगुलर फाइट में जो जीत है वो राम बालक सिंह को मिली। उन्होंने 12,301 वोटों से सफलता यहां पर अर्जित की, और विभूतिपुर में पहली बार जेडीयू को जो है वो सफलता मिली। फिर 2015 का चुनाव आता है, तब तक तो महागठबंधन बन चुका था, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस तीनों एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। तो फिर से राम बालक सिंह को, चूंकि सिटिंग सीट थी जेडीयू की, तो वही चुनावी मैदान में उतरे जेडीयू के टिकट पर, तीर के निशान पर, और उनके सामने रामदेव वर्मा जो हैं एक बार फिर से खड़े थे और वो इस लड़ाई को लड़ना चाहते थे। रमेश कुमार राय एलजेपी से उम्मीदवार थे, एनडीए ने ये सीट एलजेपी को दी थी 2015 में, तो रमेश कुमार राय एनडीए के टिकट पर, एलजेपी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रहे थे। तो एक ट्रायंगुलर फाइट फिर देखने को मिली। यहां पर राम बालक सिंह को 57,882 वोट मिले, तो रामदेव वर्मा को 40,647 वोट मिले, और रमेश कुमार राय को 32,261 वोट मिले। तो यहां पर राम बालक सिंह 39.76% वोट हासिल कर 17,235 वोटों से जीतने में कामयाब हुए। हालांकि जितना लाभ होना चाहिए था उतना लाभ जेडीयू को दिखा नहीं, क्योंकि 2010 में उसके पास 38.3% वोट थे, तो 2015 में वो 39.76% ही वोट रहे, और इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि यहां पर ट्रायंगुलर फाइट थी। फिर आता है 2020 का चुनाव। ये एक इवेंटफुल इलेक्शन आप कह सकते हैं, क्योंकि उस समय तक रामदेव वर्मा की तबीयत अच्छी नहीं थी, तो यहां पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को प्रत्याशी बदलना पड़ा और अजय कुमार को चुनावी मैदान में उतारा गया। अजय कुमार उजियारपुर से 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुके थे। वैसे वो उससे पहले विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन वो जो चुनाव उन्होंने लड़ा था वो विभूतिपुर से न लड़कर उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से लड़ा था 2010 और 2015 में। तो वो यहां पर चुनावी मैदान में उतरे विभूतिपुर से अजय कुमार माकपा के टिकट से, और एलजेपी ने, चूंकि ये सीट जेडीयू लड़ रहा था, तो एलजेपी ने भी अपना प्रत्याशी दे दिया। चंद्रबली ठाकुर को यहां से चुनावी मैदान में उतारा। चंद्रबली ठाकुर जो हैं वो 1985 में विधायक रह चुके हैं, विभूतिपुर में जो है वो यहां से चुनाव जीते थे कांग्रेस के टिकट पर। और इन सब के बीच जो रामदेव वर्मा हैं, चूंकि वो तो चुनाव लड़ नहीं सकते, लेकिन शायद वो प्रत्याशी से खुश नहीं थे, या जिस तरह से शायद उनसे मशवरा ना किया गया हो या मशवरा किया गया हो, तो वो जो चाहते हो वो प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं उतरा हो, तो उन्होंने जो है अपनी पत्नी मंजू प्रकाश को भी यहां से चुनावी मैदान में उतार दिया। अब देखिए, मंजू प्रकाश की भी अगर आप बात कीजिए तो वो जो है पहले विधायक रह चुकी हैं, बक्सर से 2 बार की विधायक हैं, तो उनको टिकट नहीं मिला, तो उनको निर्दलीय जो है यहां पर रामदेव वर्मा ने उतारा। अब एक दिलचस्प मुकाबला हुआ। राम बालक सिंह को आए 33,326 वोट, अजय कुमार 73,800
22 वोट 45% वोट उनको मिले। और चंद्रबली ठाकुर जो कि एलजेपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने जेडीयू के वोट में बड़ा डेंट लगाया, 28,811 वोट। तो जो सामान्य जाति के जितने वोट थे ऑलमोस्ट जो है वो एलजेपी की तरफ जो है वो शिफ्ट हुए और उसका नुकसान जेडीयू को यहां पर उठाना पड़ा। हालांकि मंजू प्रकाश जो है वो कोई बहुत नुकसान नहीं दे सकी, उनको 6,207 वोट आए, 3.8%। तो अजय कुमार को एक बड़ी जीत मिली 40,496 वोटों की। तो अब इस बार क्या होगा, जो 2025 का चुनाव होगा, इस बार क्या होगा? क्या अजय कुमार फिर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि फिर यहां पर माकपा के खिलाफ एनडीए से कौन सी पार्टी होगी? जेडीयू चुनाव लड़ेगा, क्योंकि पिछली बार उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा यहां पर नहीं रहा था। तो क्या जेडीयू चुनाव लड़ेगा या फिर जो विभूतिपुर विधानसभा है वहां पर बीजेपी इस बार किस्मत आजमाएगी, या एलजेपी कहेगा कि पिछली बार हम तीसरे स्थान पर रहे थे और अकेले लड़ रहे थे, तो ये सीट हमें दीजिए। तो यहां पर एनडीए में जो है एक, इसको आप कहिए कि उस टेबल पर बैठना ही है और डिस्कस करना ही है कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए। तो हम कुछ रंजन जी, इस सीट में जैसे इस विधानसभा में लेफ्ट पार्टियों का कब्जा रहा है, लेफ्ट का कब्जा रहा है, तो ऐसे में क्या जातीय समीकरण यहाँ पर एक फैक्टर बनता है? जी बिल्कुल बनता है। आप कहते जरूर हैं कि हम जमात की राजनीति करते हैं, लेकिन बिहार में अगर आपको राजनीति करनी है तो जातीय समीकरण साधने होंगे, और यहां पर भी जातीय समीकरण सधता हुआ दिखता है, क्योंकि यहां से लेफ्ट भी कुशवाहा कैंडिडेट ही देता आया है, चाहे वो रामदेव वर्मा हो या अजय कुमार हो। दूसरी तरफ जेडीयू भी राम बालक सिंह, वो भी कुशवाहा जाति से हैं, जिन्होंने कि यहां से 2 बार 2010 और 15 में जीत हासिल की। तो यहां पर जाति के आधार पर ही वोटर जो है वो तय किए जाते हैं, और इस बार भी जब आप देखेंगी तो यही चीज देखने को मिलने वाला है। ये लगभग तय है कि आपको कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों के बीच ही यहां पर मुकाबला होगा। और खास बात यह है कि कुशवाहा जाति के वोटर्स उस तरह से नहीं बढ़ते जिस तरह से कई बार आप उम्मीद करते हैं कि इस तरह से बढ़ जाएंगे। वो पहले एक आकलन करते हैं कि कौन सा कुशवाहा कैंडिडेट जीतने की स्थिति में है, और जिसे वो स्ट्रांग देखते हैं बल्क में उसको वोट कर देते हैं। जैसे पिछली बार उन्होंने जो है अजय कुमार को बल्क में वोट किया, और यही वजह है कि उनकी जीत का मार्जिन 40,496 हो गया। और जब उन्होंने राम बालक सिंह को सपोर्ट किया तो उनका मत प्रतिशत लगभग 40% के आसपास पहुंच गया। तो वो इसी तरह से वहां पर एक वोटिंग पैटर्न जो है वो देखने को मिला है। अब अगर हम कुछ संभावितों की बात कर लें तो देखिए, मुझे तो लगता है कि माकपा से अजय कुमार ही जो है उम्मीदवार होंगे, और माकपा कुछ एक सीटों पर ही चुनाव लड़ती है, तो ये सीट शायद वो छोड़ना न चाहे। हालांकि चर्चा ये भी है कि भाकपा माले से, मतलब दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी से, भाकपा माले से यहां पर मंजू प्रकाश जो कि रामदेव वर्मा की पत्नी है और पिछला चुनाव निर्दलीय लड़ा था, शायद वो भी यहां से चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो वहां पर एक डिस्कशन जो है हो सकता है, क्योंकि आरजेडी यहां पर उस तरह से इंपैक्ट नहीं रखता है, तो वो बहुत दिलचस्पी यहां पर चुनाव लड़ने को लेकर दिखाएगा, इसमें मुझे संदेह है। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो एक उम्मीदवार की चर्चा यहां पर बहुत ज्यादा हो रही है, अरविंद कुमार कुशवाहा की। वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो बीजेपी के जो है पार्टी से हैं, महामंत्री हैं, जिला महामंत्री हैं, संगठन का काम देखते हैं, बूथ कमेटियां बना रहे हैं। तो उनका प्रयास जो है यहां पर दिखता है, और उनकी एक अपनी यहां पर फैन फॉलोइंग भी है, तो वो भी चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सीट बीजेपी को जाएगी,
या ये हो सकता है कि प्रत्याशी वही रह जाए, पार्टी जिसको चली जाए, क्योंकि ये भी गठबंधन में देखने को कई बार मिला है हमें बिहार विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे पिछली बार अगर आप वीआईपी की ही बात कर लीजिए तो उसको कई कैंडिडेट जो है वो बीजेपी से बोरो करने पड़े थे, तो वो स्थिति भी हो सकती है। और ये हो सकता है कि अरविंद कुमार कुशवाहा यहां से प्रत्याशी बने, अब पार्टी चाहे जो भी हो। इसके अलावा कुछ एक और भी नाम हैं, कुछ बड़े नाम भी हैं। अश्वमेध देवी का भी नाम आ रहा है, वो सांसद रह चुकी हैं, उजियारपुर से विधायक रही हैं कल्याणपुर से, तो उनका भी नाम आता है कि शायद वो अगर इच्छुक हों तो वो भी एक दावा यहां पर जेडीयू से ठोक सकती हैं। तो कुछ एक नाम यहां पर जो है वो देखने को मिल रहा है। अब इसमें ये देखना एक दिलचस्प बात होगा कि राम बालक सिंह क्या करते हैं। राम बालक सिंह कुछ केस मुकदमों में फंसे हुए हैं और उससे लगा कि शायद ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो इन्होंने एक जो है वो उन्होंने फिर से दोबारा शादी कर ली थी। तो ये खबर बहुत चर्चा में भी रही थी। तो उन्होंने जो है शादी कर ली है, उनकी पत्नी का नाम रवीना है और उनको लगता है कि अगर वो चुनाव न लड़े तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ जाए। और ये बात भी मानना पड़ेगा कि रामबालक शर्मा की एक पैठ जो है, रामबालक सिंह की माफ कीजिएगा, उनकी एक पैठ जो है वो विभूतिपुर में है। लेकिन ये भी एक खबर आई कि उनका जेडीयू से निष्कासन हो गया है, तो अगर वो निर्दलीय लड़ जाते हैं तो फिर वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनके पास अपने वोट हैं। अब ये भी है कि प्रशांत किशोर किसको उम्मीदवार बनाते हैं, क्योंकि उन्हें भी उम्मीदवार चाहिए। तो अब वो देखना है। श्याम कुमार कुशवाहा हैं एक, वो भी जो है यहां पर प्रयास कर रहे हैं। सारे आपको कुशवाहा जाति से ही ज्यादातर उम्मीदवार जो है वो प्रयास करते हुए दिखेंगे और टिकट भी उधर से ही जाना है। तो अब हम यहाँ के जातीय समीकरण की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर जो एससी वोटर्स हैं वो 17.7% हैं, जिसमें पासवान वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है, लगभग 9% के आसपास जो है वो पासवान वोटर्स यहां पर हैं। और यही वजह है कि चिराग पासवान ने की पार्टी से जो है वो पिछली बार जो उम्मीदवार थे चंद्रबली ठाकुर, हालांकि अब उनका निधन हो गया है, उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा था। देखिए जो दो बड़े नेता हैं थे इस क्षेत्र के, चंद्रबली ठाकुर और रामदेव वर्मा, जो कि 6 बार यहां से चुनाव जीते, दोनों का जो है 2022 में निधन हो चुका है। तो इस चुनाव में ये दो बड़े नाम की कमी जो है इस क्षेत्र को खलने वाली है। हम आते हैं जातीय समीकरण पर। तो एससी 17.7%, जो मुस्लिम वोटर्स हैं 6.3% हैं, यादव यहां 8 से 9% हैं, वैश्य 5 से 5.5%। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो सामान्य जाति के वोटरों की हम बात करें तो राजपूत 4.5 से 5%, भूमिहार 5 से 5.5% और ब्राह्मण जो हैं उनकी संख्या अच्छी है 8 से 9% के आसपास। तो एक सामान्य जाति के 18-19% वोट आपको दिखते हैं। लेकिन बात तो यह है कि कुशवाहा वोटर्स कितने हैं। तो कुशवाहा वोटर्स की अगर आप बात कीजिए तो 25 से 26% वोट जो है वो सिर्फ कुशवाहा जाति के हैं। इसके अलावा अगर इसमें कुर्मी भी इंक्लूड होते हैं तो कुशवाहा कुर्मी का जो चंक बनता है वो 33 से 35% के आसपास का बन जाता है। तो ये एक बड़ा जो है वो अमाउंट है और एक बड़ी संख्या में जो है वो वोटर हैं, तो उनके वोट का बहुत असर जो है यहां पर पड़ता है। और फिर अन्य पिछड़ी जातियां जिसमें कि मल्लाह भी शामिल हैं, कुम्हार भी हैं, उनका जो वोट है वो किधर जाता है। आमतौर पर जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं वो जेडीयू को वोट करती रही हैं और जेडीयू की सफलता में अन्य अति पिछड़ी जातियों का जो योगदान है वो हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। तो देखना है इस बार उनका वोट कहां जाता है। तो ऐसे विभूतिपुर माकपा का गढ़ दिखता है, किला दिखता है। लेकिन अगर एनडीए
एका करके चुनाव लड़ता है, मतलब एनडीए से सिर्फ एक प्रत्याशी होता है और कोई बागी नहीं होता है, तो आपको विभूतिपुर में एक कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुशवाहा वोटर फिर देखेंगे कि जीत कौन रहा है। जो जीत रहा होगा वो उसी तरफ जो है वो वोट कर देते हैं। तो चलिए, विभूतिपुर की जंग बेहद दिलचस्प इस बार होने वाली है। अब एनडीए में सीट शेयरिंग जब होगी, किसे ये सीट मिलती है, उसके बाद बहुत कुछ निर्भर करता है।